दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं JSSC CGL जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, जो 15 अक्टूबर को निर्धारित है। इसके हम स्ट्रैटेजी की यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये पूरा डिस्कशन है आपका जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है उस पर आधारित हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आखिरी हमारे पास 30 या 35 दिन बचे हुए हैं उनको कैसे हम लोग यहाँ पर अच्छे से कवर करें। और इस 30-35 दिन में 30 या 35 जो भी आप मान के चल रहे हैं, इतने दिनों में हम लोग किस तरह से पूरे सिलेबस को एक बार दोबारा रिवाइज़ किया जाए या 2 बार मैक्सिमम रिवाइज़ किया जाए। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस में आपको कितना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इसमें आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा जो आपकी है इसमें 3 पत्र होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम जो होगी वो 3 पालियों में होगी और प्रत्येक जो पाली होगी वो 2 घंटे की होगी, ठीक है। और इसमें जो पहला पत्र होगा आप देख सकते हैं ये भाषा ज्ञान होगा, जिसमें आपसे हिंदी और अंग्रेजी के इस तरह से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो पेपर होगा ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग होगा, यानी इसमें आपको 30% तक अंक लाना है और अगर आप अंक ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसमें ध्यान ये देना है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर आपको 30% लाना है और जैसे ही आप 30% लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी वजह से इस पेपर में ज़्यादा टेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा सा अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो वो जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इंग्लिश के पेपर उनको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हिंदी के लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें आपको मेनली PYQ से ही काम चल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। और इसमें व्याकरण का एक सेक्शन है और एक है आपका जो पैसेज का सेक्शन है, 2 सेक्शन है। तो व्याकरण वाला आप देख सकते हैं किसी भी किताब से, जैसे विलोम शब्द वगैरह वगैरह वहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर व्याकरण को फोकस करें। व्याकरण से आपका काम हिंदी में चल जाएगा और इंग्लिश में भी आप थोड़ा मोड़ा प्रीवियस ईयर या अगर आपके पास कोई पुस्तक है, कोई किताब है या फिर आप YouTube के सहारे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब हम लोग आते हैं जहाँ से हमारा मेरिट बनने वाला है। तो देखिए आपका जो मेरिट बनने वाला है वो बनने वाला है पेपर 2 और पेपर 3, इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। इस वजह से ये दोनों ही पेपर काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी वजह से हम लोग इन्हीं दोनों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे इसको कवर किया जाए। तो इसमें देखिए आपका 100 प्रश्न रहने वाला है और 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और इसमें जो भी आपने पेपर लिया होगा, जो भी भाषा चुना होगा, उसी से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि इसमें आपको 30% अंक लाना ही लाना है। साथ में अगर आप इसमें 30% से कम अंक लाते हैं तो आपका जो ये 3rd पेपर है ये चेक नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इसको भी आपको अच्छे से करना है और इसको तो करना ही है क्योंकि इसका मार्क्स मेरिट में भी जुड़ रहा है। इस वजह से पेपर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो भी लिया होगा इसमें कम से कम आप अपने जो भी मान लीजिए कि आप 8 घंटे देते हैं तो 8 घंटे में से आपको 4 घंटे इस पेपर पे देना चाहिए। अगर आपका पेपर ये तैयार नहीं है या फिर आपको कन्फ्यूजन है या आप भूल रहे हैं तो इसको मिनिमम आप 4 घंटे ज़रूर देंगे, यानी आधा टाइम आपके रूटीन का सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में जाना चाहिए, तभी आपका ये टारगेट पूरा होगा। और देखिए इस सेक्शन में बहुत लोग मार्क्स ले आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे मेन कंपटीशन है वो इसी लैंग्वेज पेपर में ही है, ठीक है। कई लोग बाहर से फॉर्म भरे होंगे तो उनको इन लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपको इन लैंग्वेज पे पकड़ हो जाता है तो आप 100 में से अगर मान लीजिए कि अच्छे खासे 75, 75, 80 तक अगर मार्क्स ले आते हैं और इधर फिर थोड़ा मोड़ा इधर मैनेज भी कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसी वजह से पेपर 2 पे आपको पूरी तरह से फोकस करना है। इसको कम से कम आपको आधा समय देना है क्योंकि ये आपके मेरिट को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। और आपको पता ही है कि यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम है, उसी के बाद डायरेक्ट मेरिट बनेगा, तो पेपर 2 पे आपको फोकस काफ़ी ज़्यादा करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की, जो कि एक लंबा सिलेबस है लेकिन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो सेक्शन है इसमें पेपर 3 में वो है 40 प्रश्न झारखंड जीके का, ठीक है। तो झारखंड जीके से संबंधित अगर आप प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आप समझ भी गए होंगे कि किस प्रकृति का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इस बार चूंकि एक ही एग्ज़ाम होने वाला है तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन या तो टफ हो जाए या फिर उसी नॉर्मल लेवल का रह सकता है। तो झारखंड राज्य से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, या आपके पास जो भी सोर्स है उसको आप लगातार पढ़ते रहें। और इस 40 प्रश्न में करीब 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है कि करंट अफेयर्स से पूछा जाए,
तो आपको करंट अफेयर्स को भी झारखंड के संदर्भ में देखते हुए चलना है। तो इस सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है झारखंड वाला। तो इसको आप कहीं से भी, जैसे मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी 1857 पे हमने बात करी। तो इस तरह से इसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करवाया जा रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उसको आप लगातार पढ़िए। झारखंड में मेनली अगर देखा जाए, इसमें अगर आपको बताऊं तो जो मॉडर्न वाला पार्ट है और जो स्टैटिक वाला पार्ट है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो झारखंड का पार्ट है और जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। यही 2 सेक्शन है जहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे कि लगातार ज़्यादा संख्या में बनता है। इस स्टैटिक में कल्चर भी आ जाएगा, जो झारखंड का कल्चर है वो भी आ जाएगा, और इसी में यहीं से क्वेश्चन लगातार बनता है। तो आपको झारखंड के संदर्भ में अगर आप देख रहे हैं तो बार बार इन टॉपिक्स को दोहराएं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और स्टैटिक जीके और झारखंड का जो कल्चर वाला सेक्शन है वो आता हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनता है और इस एग्ज़ाम में भी बनेगा, ये एकदम गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा सेक्शन है कंप्यूटर का ज्ञान। तो चूँकि ये सेक्शन थोड़ा सा मतलब इसमें कभी कभी टफ भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जनरल जो कंप्यूटर है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा। तो इसको भी लगातार आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि इसमें भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कंप्यूटर भी आपके लिए अच्छा रोल निभा सकता है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग तो जानते ही हैं, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपकी चीज़ें सही होंगी। और ये चूँकि सॉलिड मार्क्स देता है, इस वजह से इस सेक्शन को आप इस पूरे 3rd पेपर में ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आप देख रहे हैं कुल मिला के 40 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ से सॉलिड अगर आप 30+ या 35+ क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो आप जो आपका मेरिट लिस्ट है वो बनने की संभावना ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों पेपर और झारखंड का पेपर ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा इसमें। अगर आप गणित और अपना जो रीजनिंग है इसको ठीक कर लें, इसके अलावा झारखंड ठीक कर लें, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन यहीं पे आपके आ जाते हैं, और ये 80 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बड़े रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान से करीब 30 क्वेश्चन है। तो ये सामान्य ज्ञान में बहुत ही बड़ा इसमें हिस्सा है। इसमें आपका हिस्ट्री भी है, इसी में ज्योग्राफी भी है, इसी में पॉलिटी भी है, इसी में इकोनॉमिक्स भी है, इसी में करंट अफेयर्स भी है। तो ये जो 30 क्वेश्चन होने वाला है, ये हो सकता है कि पकड़ में ना आए या फिर पकड़ से बाहर चला जाए, लेकिन फिर भी जो भी आप रिसोर्सेज इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लगातार इस्तेमाल करते रहें। और इसमें कुछ टॉपिक्स पे हम लोग नीचे चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। लेकिन पेपर 3rd में जो मेन फोकस होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और झारखंड पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके सॉलिड 80 मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपको फोकस करना हो तो आप कंप्यूटर और साइंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे फिर 40 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम रखेंगे किसको, तो 40 क्वेश्चन में मैथ प्लस रीजनिंग को रखेंगे जिस पे फोकस करना है। फिर 40 क्वेश्चन में झारखंड को रखेंगे, और फिर 40 क्वेश्चन में हमारा कंप्यूटर और प्लस साइंस आ जाता है। तो ये 120 क्वेश्चन हमारा यहीं से कवर हो जाता है। और उसके बाद ये जो 30 क्वेश्चन का ये जो सिलसिला है, ये काफ़ी लंबा है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो अगर मान लीजिए कि आपने पहली बार तैयारी शुरू किया है या फिर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इन जो तीनों को मैंने बताया इस पर आप ज़्यादा फोकस करें, और इसको भी साइड से आप देखते रहें जितना आपके पास टाइम मिलता है। जो भी आपके पास सोर्स है उसको बार बार रिवाइज़ करें। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर डिटेल में सिलेबस को देखते हैं जो JSSC की तरफ से दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हिंदी भाषा में जो आने वाला है क्वालिफाइंग पेपर में, उसमें 30 क्वेश्चन आपके अनुच्छेदों पर रहेंगे, पैसेज से रहेगा, और व्याकरण से 30 क्वेश्चन रहेगा। ये क्वालिफाइंग वाला है। तो इसमें व्याकरण और पैसेज अगर आप 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से बन जाते हैं, और व्याकरण थोड़ा मोड़ा आप देख सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी सेम पैटर्न है, तो इसको आप देख लेंगे। फिर हमने पेपर 2 पे बात कर ही लिया है कि इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। यानी आपका 8 घंटा का रूटीन है, तो आपको आधा जो समय है वो इसी पर देना है, पेपर 2 पर देना है, क्योंकि पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस बार निभाने वाला है। अब हम पत्र 3 पर बात करें तो सिलेबस आपका क्या कह रहा है, देखिए इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस को देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को नहीं देख पा रहे हैं तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए आपका सिलेबस कह रहा है समसामयिक विषय, यानी यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। वैज्ञानिक प्रगति जो करंट में चल रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इन सब टॉपिक को चुन कर आपको पढ़ लेना है। भारतीय भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है, पुस्तकों के बारे में, लिपि के बारे में, राजधानी के बारे में,
मुद्रा के बारे में, खेल खिलाड़ी, ये सब जो भी है सिलेबस में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स में आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। तो क्या क्या इसमें आ जा रहा है एक बार देख लीजिए। तो समसामयिक विषयों में वैज्ञानिक प्रगति यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी है, कोई भी अगर आपने पुस्तक लिया होगा उसमें आप करंट अफेयर्स में आप इस सेक्शन को अच्छे से फोकस करें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख सकते हैं आप, भारतीय भाषाओं को देख सकते हैं, पुस्तक, लिपि, राजधानी को अच्छे से देखें, मुद्रा है, खेल खिलाड़ी हैं। खेल खिलाड़ी सेक्शन से हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुद्रा से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अब हम लोग बात करें आगे, तो आगे आप देखेंगे कि भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, इसके अलावा भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, ये सिलेबस में डिफाइन किया गया कि इस सेक्शन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो देखिए, अगर इतिहास में देखें तो आपको पता है सेक्शन बड़ा है, क्या पूछा जाए कोई भरोसा नहीं है। उसी प्रकार से संस्कृति भूगोल में देखें तो कुछ सेक्शन जैसे नदी हो गया, भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो देखिए ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट नदियों को आप देखें, नदी के अलावा पर्वतों को देखें, पर्वतों के अलावा त्यौहार को देखें। ये सब सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन, ये संस्कृति में भी आ जाएगा, त्यौहार किस लोकेशन में कैसे मनाए जाते हैं, ये सारी चीज़। इसके अलावा इसी सेक्शन में आप कृषि को देखें, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली यहाँ पे कह दिया गया है कि भारत में किस प्रकार की कृषि, जैसे आप गुजरात के क्षेत्र में कपास को देखते हैं उस प्रकार से किस क्षेत्र में कैसी कृषि होती है, तो इसको आपको देखना होगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करें तो देखिए सिलेबस में क्लियरली पंचायती राज व्यवस्था को मेंशन किया गया है, तो इस पर आपको विशेष रूप से देख लेना है कि पंचायती राज व्यवस्था में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था कब आया, कौन सी समिति इससे संबंधित है, किस समिति की सिफारिश पे आया और झारखंड में किस तरह से ये लागू है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद उसी प्रकार से सामुदायिक विकास योजना को आप देख लें। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो इसको मैं सोर्स आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में थोड़ा सा आपको जानना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली लिखा हुआ है सिलेबस में, तो आ सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इतिहास देखिए काफ़ी वास्ट है, तो इसको आप अगर पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी आप सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको करते रहिए। इसमें भी आपको देखिए एक सेक्शन क्लियर कर दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन, यानी 1857 के बाद से लेकर 1947 तक के बीच की जो घटनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछा भी जाएगा, जो क्योंकि सिलेबस में आप देख रहे हैं क्लियर है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री पर, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा फोकस आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर रहना चाहिए अगर आप भारत के संदर्भ में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार अगर झारखंड में भी पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए। उसी तरह से अगर आप पॉलिटी में बात करते हैं तो देखिए पॉलिटी में कुछ सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आप आर्टिकल्स को देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन आता रहता है, अनुच्छेदों से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप जैसे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति है, इसको अलग अलग करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। राज्यपाल है, क्योंकि झारखंड में राज्यपाल जानते ही हैं, तो राज्यपाल के बारे में लगातार आप क्वेश्चन बनता है, तो इसको देख सकते हैं आप। इसके अलावा कई प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे महान्यायवादी है, उसी प्रकार से महाधिवक्ता है, तो इन सब जो भी अधिकारी हैं प्रमुख, इनके बारे में भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अनुच्छेद पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, फिर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके बारे में पढ़ें, विधानसभाओं के बारे में पढ़ें, तो ये सारा पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। फिर आप थोड़ा सा लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी जान लें, क्योंकि अभी नया नया संसद भवन बना है, तो हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो पॉलिटी में आपके लिए संसद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारा टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी के क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, तो हमने बात कर ही लिया, नदी, पर्वत, त्यौहार, कृषि, इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। पर्यावरण में आपको थोड़ा सा कुछ जो भी अधिनियम है, कुछ बैठकें हैं, कुछ सम्मेलन हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आर्थिक परिदृश्य में उतना ज़्यादा नहीं देखना है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो RBI के कुछ प्रमुख जैसे CRR है, RR रेपो रेट है, RR, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। आर्थिक परिदृश्य में थोड़ा सा जो राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, जनरली आप लूसेंट वाला अगर देखेंगे बुक, तो उसमें आपको आर्थिक परिदृश्य में जितना भी दिया हुआ है उतना इनफ है, अगर उतना भी कर लेते हैं आप तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि इस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को देखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। पुरस्कारों में तो क्लियरली मेंशन है, तो इन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे।
ज्योग्राफी में हमने बात करी ली, नदी, पर्वत, त्यौहार, इन सब पे ज़्यादा, पठार, ठीक है, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा पॉलिटी में हमने आर्टिकल्स को देखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस पे देखिए, क्योंकि हाई कोर्ट अभी नया हाई कोर्ट भवन बना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल देख सकते हैं, संसद, महान्यायवादी, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ये सारे सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। संविधान संशोधन वाला जो सेक्शन है ये भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपके पास लूसेंट बुक होगा तो उसमें पीछे की तरफ में संविधान संशोधन दिया हुआ है एक जगह पर, तो उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस लगातार बने हैं। तो इतना अगर आप सेक्शंस देख लेते हैं ना, तो आपको इस 30 क्वेश्चंस में से आप आराम से 20 क्वेश्चंस प्लस ही आप करके आ जाएंगे, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर समान विज्ञान आप देख रहे हैं, तो समान विज्ञान में कुल मिला के 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चंस में अगर डिवाइड किया जाए तो बायो में आपका जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वो 8 से 10 क्वेश्चंस यहीं से आने की संभावना है, बायो से। फिर आपका सेकंड नंबर पे फिजिक्स का रोल रह सकता है, और थर्ड में केमिस्ट्री का रोल रह सकता है। तो इस तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स से मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन, और इधर जो बचा मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको बायो पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो बायो में जनरली किससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जानते हैं बायो में जैसे बैक्टीरिया, जिसका मैंने वीडियो भी एक अपलोड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं, और बायो को मैं पूरा करवाने का प्रयास भी करूँगा। बैक्टीरिया के बाद वायरस, ये सारे सेक्शंस। जीवों का वर्गीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो जीवों का वर्गीकरण एक सेक्शन है। इसके अलावा बीमारियाँ, जो बीमारियों से क्वेश्चन हर बार आता है, यहाँ से आप देखेंगे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो बीमारियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से बायो में कुछ सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोषक तत्व में जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है, वसा है, तो ये सब चीज़ों का आपको देखना है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आना ही आना है, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करेंगे जब भी आप बायो पढ़ेंगे। उसी प्रकार से फिजिक्स पढ़ा जाए तो फिजिक्स में कंडीशंस वाला, जैसे आप देखेंगे पृष्ठ तनाव, यहाँ पे कंडीशन वाला इससे क्वेश्चन बनता है। श्यानता हो गया, ये सारा सेक्शन है। न्यूटन के लॉ से, न्यूटन के जो नियम हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आर्किमिडीज़ का सिद्धांत है, तो उससे भी क्वेश्चन आता ही रहता है, तो आर्किमिडीज़ को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ खोज हैं, जैसे आप भौतिकी में देखते हैं खोज हैं, उसी तरह से बायो में भी जो भी खोजें हैं, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो लूसेंट के पीछे में आप देखेंगे, साइंस के पीछे में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज़रूर देखेंगे खोजों से क्वेश्चंस लगातार बनता है। इसके अलावा यहाँ भी जो भी बायो में भी जो खोजें हुई हैं, या जैसे नामकरण, जैसे प्रोटीन का नामकरण किसने किया, या बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया, इस प्रकार के क्वेश्चंस लगातार आते हैं। तो फिजिक्स में इन सेक्शंस को देख लेना है आपको। केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको जैसे बहुलक वाले सेक्शन से क्वेश्चंस झारखंड में पूछा जाता रहा है, तो आप बहुलक वाला सेक्शन देख लेंगे। उसके बाद कुछ जो रासायनिक नाम होता है वहाँ से पूछा जाता है, उसका काम होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का आपसे सूत्र पूछ दिया जाएगा, तो रासायनिक नाम या फिर सूत्र आपसे पूछा जाता है। फिर उसका प्रयोग भी, इसका यूज भी पूछ दिया जाता है कई पदार्थों का, कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ है, या फिर पानी की सफाई के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो ये जितने भी इस टाइप के टॉपिक्स हैं, इनको पक्का देखेंगे, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर केमिस्ट्री में बनते हैं। इसके अलावा जो थ्योरी पार्ट है, इसमें 1-2 सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन, जैसे धातु अधातु को आप देख सकते हैं। धातु अधातु से लगातार क्वेश्चन बनता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस वजह से बनता है। अम्ल क्षार लवण से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो अम्ल क्षार लवण ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पीछे में स्टैटिक जितना भी है वो सब, जैसे रासायनिक नाम सूत्र हमने देखा। इसके अलावा कई विस्फोटक हैं, जैसे TNT, जो भी इस टाइप का है, RDX, इन सब से भी क्वेश्चन आता है, तो विस्फोटक पदार्थों को आपको देखना है। फिर आप पीछे में जाएंगे तो कुछ रबड़ से क्वेश्चन आता है। संश्लिष्ट रबड़ कौन सा है, कृत्रिम रबर और प्राकृतिक रबर, ये सब इस तरह से एग्जाम्पल्स पूछ दिया जाता है। ऐसे मैं यहाँ से जितने भी टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट, जो स्टैटिक वाला है, जहाँ पे भूलने वाला है, उसको ज़रूर कवर करवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप इन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग मैथ में, तो आप समझ गए होंगे, मैथ में आपको डायरेक्ट डेली प्रैक्टिस करना है। मैथ और रीजनिंग, ये दोनों का दोनों प्रैक्टिस वाला चीज़ है, तो आप जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसी प्रकार से आप झारखंड का भी ऑब्जेक्टिव अगर आपने एक बार पढ़ लिया हो तो उस पर भी ऑब्जेक्टिव ट्राई कीजिए। कंप्यूटर में देखिए कुछ यहाँ पे बता दिया है, जैसे आप देख रहे हैं कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। MS ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनेट संचालन की विधि के बारे में पूछा जाएगा, और विभिन्न उपकरणों के बारे में, यानी जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब एकदम फेमस है।
MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो शॉर्टकट की होते हैं यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है, तो इसको भी याद रखिएगा, शॉर्टकट की जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स में जो विभिन्न चरणों में विकास हुआ है उससे क्वेश्चन आता है। जो जनरेशन्स होते हैं तो विभिन्न चरणों से यानी जनरेशन से क्वेश्चंस आता है कि किस जनरेशन में सर्किट का यूज हुआ, वैक्यूम का कब यूज होता था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर बनते हैं। फिर झारखंड के संदर्भ में तो हम यहाँ पे वीडियो में भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा भूगोल आपका है, इतिहास है, सभ्यता संस्कृति की बात है, भाषा साहित्य की बात है, स्थानों की प्रमुख स्थान जो हैं, खान खनिजों को, उद्योग को हम लोग यहाँ पर देखते ही हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के योगदान को हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं। विकास योजनाएं हैं, खेल खिलाड़ी देखिए यहाँ पर भी है, व्यक्तित्व है, नागरिक उपलब्धियां हैं, कौन कौन से फेमस झारखंड में नागरिक रहे हैं, जैसे MS धोनी हो गए। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे टाटा, और भी कई लोग हैं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय जो भी होंगे, यानी करंट सेक्शन की बात हो रही है, वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो झारखंड हम लोग ओवरऑल कवर कर रहे हैं, लेकिन इधर आप समझ गए होंगे कि किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फ़ायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसका लाभ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।